नमस्कार, खबर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। आपको बता रहे ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पक्षकारों को दी गई सर्वे की फोटो और वीडियो रिपोर्ट। तो लीक ना करने की शर्तों पर वीडियो और फोटो दिए गए हैं। कोर्ट ने वीडियो लीक ना करने को लेकर अंडरटेकिंग ली गई है। तो कोर्ट ने सभी पक्षों से हलफनामा लिया है। वादी सीता साहू और लक्ष्मी देवी को भी फोटो और वीडियो दिए गए हैं। मंजू व्यास को भी फोटो और वीडियो दिए गए हैं। तो कोर्ट ने वीडियो लीक ना करने को लेकर अंडरटेकिंग भी दी है और कोर्ट ने सभी पक्षों से एफिडेविट भी लिया है कि ये जो वीडियो है, जो साक्ष्य हैं, वो लीक ना किए जाएं। तो वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे। पक्षकारों को सर्वे की फोटो और वीडियो रिपोर्ट दी गई है। लीक ना करने की शर्तों पर वीडियो और फोटो दिए गए हैं। कोर्ट ने वीडियो लीक ना करने को लेकर अंडरटेकिंग भी ली गई है। तो कोर्ट ने सभी पक्षों से हलफनामा लिया है। वादी सीता साहू और लक्ष्मी देवी को भी फोटो वीडियो दिए गए हैं। तो मंजू व्यास को भी फोटो वीडियो दिए गए हैं। तो दोनों पक्ष को, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दोनों को ही ये साक्ष्य उपलब्ध करवाए गए हैं और इसके बाद अब आगे का प्रोसेस होगा। आपत्ति भी जाहिर अगर करना चाहे तो आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। तो ये वो हलफनामा जो लिया गया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। शपथ पत्र देने के बाद ही ये वीडियो दिए गए हैं। तो सीता साहू और लक्ष्मी देवी को भी वीडियो दिए गए हैं। पक्षकारों को सर्वे की फोटो और वीडियो रिपोर्ट सौंपी गई है। आपको बता दें, जो सर्वे हुआ था उसकी वीडियो और फोटो की मांग हिंदू पक्ष ने की थी। ऐसा माननीय न्यायालय का सख्त आदेश है, इस चिप को, वीडियोग्राफी को सार्वजनिक नहीं करना है जब तक माननीय न्यायालय कोई आदेश नहीं देती है। इसलिए चिप का जो पैसा वैसा जमा हो गया, अंडरटेकिंग दे दिया गया है। अब आप लोग को यह चिप नहीं मिलेगा, किसी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसको डिस्क्लोज नहीं करना है। इसकी संख्या मैं नहीं बता सकता हूँ, बाद में लोगों को प्राप्त होने की संभावना है। हम लोगों ने, वादी पक्षकारों ने, अब ये कौन कौन लिया है इसकी पूरी जानकारी हम लोगों को नहीं है। हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, हमारे मित्र भाई हैं वादनी जो है सारे प्राप्त कर लिए। मुस्लिम पक्ष से भी लिया गया। अब ये हम लोगों ने देखा नहीं, अभी लिए कि नहीं, ले लिए होंगे, बिल्कुल लिए होंगे। तो वादी पक्ष को सर्वे का वीडियो मिला है और शपथ पत्र लिया गया। पहले एफिडेविट साइन किया गया और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो वीडियो फुटेज है, जो फोटोज है, उसको लीक नहीं किया जाएगा। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज वाराणसी जिला कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई को 4 जुलाई तक टाल दिया है। उधर ज्ञानव्यापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग और शिवलिंग की पूजा वाली याचिका पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। इससे पहले सोमवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर गहमा गहमी देखी गई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराई। मामले की अब अगली तारीख 4 जुलाई है। मुस्लिम पक्ष की बहस आज पूरी नहीं हो पाई, इसलिए 4 जुलाई को इस मामले की अगली तारीख लगी है। श्रृंगार गौरी के केस में हुई सुनवाई पर कोर्ट में मुस्लिम पक्ष पर अपने पॉइंट्स को धीरे पढ़ने का आरोप भी लगा। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस कर रहे हैं और धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, उस पर हमारा कोई बस तो नहीं चलता। लेकिन हाँ, आपत्ति जरूर है कि अगर ये जल्दी से हो जाता तो उच्चतम न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में आदेश भी आ जाता। देखिए, हमारा 7-11 के स्कोप के लिए गवर्नमेंट ऑफ प्लेंट पढ़ना बहुत जरूरी है और इनका प्लेंट ही इतना लंबा है कि वो पढ़ने में समय निकल जा रहा है। ज्ञानवापी से जुड़े दूसरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मसले में शिवलिंग की पूजा की अनुमति और मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने वाली याचिका पर सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। इस केस में जज ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख दे दी। अब 8 जुलाई की उसमें डेट लगाई गई है। 8 जुलाई को प्रतिवादी पक्ष उसमें अपना पक्ष रखेगा और न्यायालय में अब आर्गुमेंट रखेगा, उसके बाद ऑर्डर आएगा। बहरहाल दोनों केस की सुनवाई तैयारी को लेकर टाल दी गई है। लेकिन इस बीच वाराणसी के ज्ञानवापी इलाके में कोर्ट कमीशन के वीडियो और फोटो लिए गए थे, उसे वादी और प्रतिवादी को उपलब्ध कराए जाने पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। हम लोगों ने तो एप्लीकेशन दिया है और वादी पक्ष ने भी एप्लीकेशन दिया है कि सब वीडियो फोटोग्राफ जो है
इसको जनरल रूप में ना इसकी नकल दिया जाए। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि फोटो और वीडियो को लेकर के जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है उस पर जिला जज ने संज्ञान में लिया है। फिलहाल अब 4 जुलाई को फिर से सुनवाई शुरू होगी और तब ये साफ हो पाएगा कि आगे ये केस मेंटेनेबल होता है या फिर नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तो एक और बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, सोहनलाल आर्या मुस्लिम पक्ष से नाराज हैं। हिंदू पक्ष के वकील हैं सोहनलाल आर्या। तो कहा, जानबूझकर दलील पेश करने में देरी कर रहा है मुस्लिम पक्ष, धीरे धीरे अपनी दलीलें पेश कर रहा है मुस्लिम पक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोहनलाल आर्या ने आपत्ति दर्ज की है। तो उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष जानबूझकर देरी कर रहा है और जानबूझकर दलील पेश करने में ये देरी कर रहा है। तो धीरे धीरे अपनी दलीलें पेश कर रहा है मुस्लिम पक्ष, ऐसा सोहनलाल आर्या का कहना है। आज की कार्रवाई से हिंदू पक्ष जो है नाखुश है, क्योंकि 2 घंटे तक वह केवल पन्ना ही 2-3-4 पन्ने ही पढ़ते रहे और कोई भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक बीच में वह ऐसा मोड़ आया, खास तौर से जबकि जो है 1936 के फैसले का कहा, वो जो है 62/1936 के फैसले में दीन मोहम्मद के बारे में तो कहे कि 10 गवाह पेश किए गए हैं, लेकिन श्रृंगार गौरी का उसमें कोई जिक्र नहीं है। जैसे हरिशंकर जैन जी ने यह कहा कि क्या इन गवाहों के माध्यम से आप श्रृंगार गौरी का विरोध कर रहे हैं? कहने नहीं, विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 10 गवाहों ने श्रृंगार गौरी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो फिलहाल दोनों में बहस होने के बाद, क्षणिक बहस होने के बाद फिर वो पन्ना पढ़ने लगे, लेकिन ले देकर के उनके रवैये से हम लोग आहत हैं, नाखुश है मुस्लिम समाज के रवैये से। जोर जोर से बहस कर रहे थे आज बहस उस तरह बार बार हरिशंकर जैन जी कह रहे भाई आगे तो बढ़िए, आप पन्ना पढ़े जा रहे हैं, अरे पन्ने से तो आगे बढ़िए। तो उस पर भी वो चिल्लाने लगे, हरिशंकर जैन भी चिल्लाने, वही बस था और कोई बात नहीं थी। क्या इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, ये समय काट रहे, लिंगर कर रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं, अटकाने भटकाने लटकाने काम उनका हो रहा है। जो पहले था वह अब और तेजी से हो रहा है। तो ज्ञानव्यापी मामले पर आज हुई जिला कोर्ट में सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील सोहनलाल आर्या ने मुस्लिम पक्ष पर अपनी आपत्ति जाहिर की, जो कि आपने सुना। उसके बाद अब मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में भी गर्माता चला जा रहा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 2 दावों में अलग अलग प्रार्थना पत्र दिए गए। सिविल कोर्ट में 15 मिनट तक सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई तय कर दी है। पहला प्रार्थना पत्र अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के दावे में दिया गया और जल्द से जल्द कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित स्थल की सर्वे के लिए आदेश कर दिए जाएं। वहीं दूसरा प्रार्थना पत्र वादी दिनेश शर्मा ने दाखिल किया और जून के अवकाश में हर दिन डीएम एसएसपी के साथ शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण की मांग रखी गई है। आज उसी को लेकर के एप्लीकेशन दी थी और इसमें विशेष रूप से यही कहा गया था कि भाई एडीजे महोदय के द्वारा इसे प्रतिदिन सुनने का आदेश किया गया था। तो आज ये एप्लीकेशन दी थी कि भाई प्रतिदिन सुनने का आदेश है तो इसकी सुनवाई शुरू कर दी जाए। तो इसी को लेकर के, क्योंकि उस श्री कृष्ण जन्मभूमि परिषद को प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है, वहां की चीजों को व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए ये एप्लीकेशन दी गई थी। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महामंत्री ने देवबंद में हुई जमीयत उलेमा हिंद की मीटिंग पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि जमीयत ने अपनी 2 दिन की मीटिंग में इस तरह के प्रस्ताव पास किए और बयानबाजी की, जिससे देश के मुसलमान आपस में बढ़ जाएं। उन्होंने कहा कि अरशद मदनी और महमूद मदनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल हैं, जबकि जमीयत की बैठक में जो फैसले लिए गए वे पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसलों से इतर हैं। जमीयत उलेमा हिंद मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है। कि जब ये चचा भतीजे दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मस्जिद से मुंतजमा के मेंबर हैं, तो इन्होंने पर्सनल बोर्ड से अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद सिर्फ मरकजी हुकूमत और होम मिनिस्ट्री और संघ के इशारे पर की है, ताकि मुसलमानों में कोई भी तहरीक इत्तेहाद के साथ न चल सके। जमीयतुल उलमा हिंद अगर मुखलिस थी तो अपने पहले वाले बयान से तौबा करके पर्सनल बोर्ड के साथ शामिल होकर के इस मुल्क के अंदर जो जमहूरी कदरों के खिलाफ काम हो रहा है उसके लिए एक मुस्बत पहलू में उनके साथ साने से बदसाना मिलाकर चलना चाहिए था। लखनऊ में एक और मस्जिद को लेकर बीजेपी के नेता अभिजात मिश्रा ने सवाल उठाए हैं और अब हुसैनगंज से छितवापुर क्षेत्र में मस्जिद में शिवालय होने का दावा किया है। बीजेपी के युवा नेता अभिजात मिश्रा ने मस्जिद में शिवालय होने की बात कही है। इससे पहले सोशल मीडिया पर अभिजात मिश्रा ने शिवलिंग में जलाभिषेक करने की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी के युवा नेता को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। जलाभिषेक की बात के बाद मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई गई है।
लखनऊ में एक और मस्जिद में शिवालय मिलने का दावा किया गया है और जिस तरीके से हुसैनगंज की अगर हम बात करें वहां पर ये मस्जिद है जहां पर शिवालय का दावा किया गया है। छितवापुर क्षेत्र के में ये मस्जिद स्थित होने का दावा किया गया है जहां पर शिवालय है, ऐसा अभिजात मिश्रा ने कहा है। तो छितवापुर क्षेत्र की मस्जिद में शिवालय होने की बात। लखनऊ के छितवापुर में एक मस्जिद है जिसे बीजेपी के युवा नेता अभिजात मिश्रा कह रहे हैं कि वहां पर शिवालय हुआ करता था, जिसको लेकर वो लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आज आप वहां पर जलाभिषेक करने जा रहे थे, कैसे आपको इस बात की जानकारी मिली कि वहां पर कोई शिवालय था जहां मस्जिद है? वहां के क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से जानकारी मुझे मिली कि यहाँ पर इस प्रकार का शिवालय है और वहां जाकर के मैंने जब देखा तो वहां शिवालय का रूप पूरा शिवालय ही मिला। फिर वहां पर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हमारे भी मित्र थे जिनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पहले जो है यहाँ पूजा पाठ भी होती थी, लेकिन अभी हमारे दादा लोगों के समय से यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भाई ये तो कुरान में तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ है कि किसी के दूसरे के धार्मिक स्थल पर जो है आप करोगे तो वो नमाज आपकी हराम है, वो मान्यता नहीं है, कुरान उसकी अनुमति नहीं देता है, तो ये तो आप लोग अपने धर्म के अनुसार भी गलत कर रहे हो। तो कहने रहे वो चल रहा है तो चल रहा है। कुछ लोगों ने ऐसा बोला, मुखर होकर के भी बोला, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कह रहे नहीं ऐसे ही नमाज मस्जिद थी और हम ही लोगों की है, ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग मिले। हम लोग कोर्ट के माध्यम से उसका मुकदमा लड़ करके उस पर विजय प्राप्त करेंगे और उस पर जल्द से जल्द हम जो हमारा वहाँ शिवालय बना हुआ है उसको और भव्य रूप दे करके वहाँ पर शिवालय पुनः स्थापित करेंगे। लखनऊ से वीडियो समित सिंह के साथ शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 जून को गर्भगृह का होगा शिला पूजन। तो 1 जून को सुबह 11 बजे गर्भगृह का शिला पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिला पूजन। तो ट्रस्ट के पदाधिकारी समेत साधु संत भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1 जून को गर्भगृह का शिला पूजन किया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन कार्यक्रम की तरह इस दूसरे बड़े आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी है। एक जून को सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की आधारशिला का पूजन करेंगे। इस पल को यादगार बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और योगी सरकार जुट गई। सीएम योगी गर्भगृह में लाल पत्थर रखकर पूजा करेंगे। लाल पत्थर को काफी शुभ माना जाता है। इंजीनियर गर्भगृह को कुछ इस तरह से तैयार कर रहे हैं जिससे सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह पर पड़े। इसके अलावा गर्भगृह के 403 वर्ग फुट एरिया को 13,300 घन फुट मकराना के नक्काशीदार संगमरमर के पत्थरों से बनाया जाएगा। अभी पहले तो कंक्रीट से उसकी नींव भरी गई, उसके बाद सफेद पत्थर लगे। अब जो गर्भगृह बन रहा है वो लाल पत्थर से बन रहा है। तो लाल पत्थर से जो नए पत्थर से बनेंगे उस पत्थर को स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री जी आएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर 2024 में बनकर तैयार होगा। इसके लिए मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जन्मभूमि के गर्भगृह की पूजा अर्चना 9 दिनों तक चलेगी। इसके अलावा कई विद्वान लोगों को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में 1 जून को जो प्रथम गर्भगृह का पत्थर होगा, शिला होगी, तो नक्काशी करके वहाँ रखी जाएगी। वह शिला जो है 1 जून को वहाँ पर रखी जाएगी। इसमें आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के हैं, योगी जी महाराज, साथ ही उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और इसके अलावा जो है संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए राम जन्मभूमि को सजाया जा रहा है। गर्भगृह के लिए अभी 70% पत्थर तैयार है। बाकी के काम राजस्थान और अयोध्या की कार्यशालाओं में तेजी से किया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। यूपी से राज्यसभा की 11 सीटों में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो चुनाव मैदान में एसपी के 3 उम्मीदवारों के बाद राज्यसभा के रण का गणित क्या बन रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के कोटे से राज्यसभा की 11 सीटों पर होने वाले रण का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की तरफ से जयंत चौधरी मैदान में हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में जयंत चौधरी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा और अखिलेश के बड़प्पन पर जयंत ने उनका शुक्रिया अदा किया। गठबंधन मजबूत हुआ है
और जो इन्होंने फैसला लिया, राज्यसभा में इतना बड़ा सम्मान दिया है, इससे कार्यकर्ता और उत्साहित हुए हैं और मनोबल बढ़ा है। आपस में जो हमें तालमेल करके चलना है, साझी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए एक दूसरे का विश्वास भी हमें जीतने की जरूरत है। और मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा फैसला है। डिम्पल जी का टिकट काट कर जिस तरह से उन्होंने दिया, तो एक मैसेज गया है। एसपी आरएलडी गठबंधन की तरफ से मैदान में उतर रहे जयंत चौधरी के नामांकन पर अखिलेश यादव भी अपनी खुशी जाहिर करते नजर आए। हमें खुशी है कि जयंत चौधरी जी राज्यसभा में अपने दल और समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी। राज्यसभा के चुनाव के लिए एसपी की स्थिति पर अगर नजर डालें तो अब तक मैदान में एसपी के 3 उम्मीदवार आ चुके हैं, जिनमें एसपी और आरएलडी गठबंधन से जयंत चौधरी मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी का समर्थन है और जावेद अली को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। वहीं अखिलेश ये भी साफ कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी कोई चौथा उम्मीदवार नहीं उतारेगी। टीम न्यूज स्टेट। यूपी सरकार के बजट को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उनका कहना है कि अगर बजट ज्यादा है तो खर्च भी ज्यादा होना चाहिए और 2024 में समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की बात भी कही है। जब बजट बढ़ा है तो खर्च भी ज्यादा करना चाहिए। जो खर्च है विभागों में खर्च क्यों नहीं हो पाया? जो बिजली है लगातार महंगी होती चली जा रही है। जो कंपनीज थी उनका डेट खत्म करने के लिए सरकार ने पैसा ले लिया था, उनकी बैलेंस शीट क्लियर कर दी थी। आज फिर 70,000 करोड़ के लगभग के घाटे में पहुंच गया बिजली विभाग। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ध्वस्त हो गई। जो हायर एजुकेशन है उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट है वो जात के आधार पर अपॉइंट हो गए हैं। तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। दूर नहीं है, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि 24 में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए और इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नमो ऐप लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि कैसे इस ऐप की मदद से पायदान पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक सरकार का डायरेक्ट कनेक्शन होगा। साथ ही नड्डा ने बताया कि इन 8 सालों में देश कैसे बदला है। सुनिए। तो हमारी कोशिश है कि एमपीज और एमएलएज भी इस माइक्रोसाइट का उपयोग करते हुए अपने अपने क्षेत्र में बेनिफिशियरीज के सैचुरेशन पॉइंट को, यानी लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको जानने के लिए और एमपी और एमएलए हमारे कितना इसका काम कर पा रहे हैं, इसको हमें जानने के लिए यह माइक्रोसाइट बहुत ही लाभकारी होगी। आगे से लड़ाई लड़ने की मानसिकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल में काम किया है। और क्या किया है? सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी विकासवाद की एक अविरल यात्रा, न रुकने वाली यात्रा, इसका प्रारंभ किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह पर काली स्याही फेंकी गई। दोनों नेता एक स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने आए थे, जिसमें कर्नाटक के किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए दिखने का दावा किया गया था। राकेश और युद्धवीर की सफाई थी कि वो इस मामले में शामिल नहीं है और धोखेबाज किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने बहस शुरू कर दी और उन पर काली स्याही फेंक दी। इस दौरान कुर्सियां भी फेंकनी शुरू हो गईं। ये जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई स्पॉट नंबर नहीं देंगे। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये काम है। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंके जाने के बाद एसपी प्रवक्ता अमीक जमई ने कहा कि यह हमला देश के किसानों पर हमला है। जो भी देश के हित की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, पिछड़ों की बात करेगा, मुसलमानों के अधिकार की बात करेगा, वो इसी तरह से पीटा जाएगा। उसके मुंह पे, चेहरे पे कालिख मारी जाएगी। वो कालिख जो आज राकेश टिकैत जी पे पोती गई है, वो पूरे देश के किसानों पे, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से फेंकी गई है। समाजवादी पार्टी सिर्फ यही कहना चाहती है। यूपीएससी में बिजनौर की स्मृति भारद्वाज ने 176वीं रैंक हासिल की है। स्मृति ने तीसरे प्रयास में यूपीएससी क्लियर किया। स्मृति के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
तो स्मृति भारद्वाज बिजनौर के साहित्य विहार कॉलोनी की रहने वाली हैं। स्मृति भारद्वाज ने इंटरमीडिएट में भी टॉप किया था और स्मृति के पिता संजय भारद्वाज यूपी ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात हैं। मां सरिता शर्मा गृहिणी हैं और भाई कुशाग्र भारद्वाज इंजीनियर हैं। मेरे सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं दिल्ली गई थी, तो मैंने वहाँ से अपनी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग ली थी और पीएस की कोचिंग मैंने नहीं ली थी और मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस ली थी और मैं कुछ दिन में ऐसे 8-10 घंटे पढ़ लेती थी मेंस और प्री से पहले। और इंटरव्यू के लिए थोड़ा इजी था, मतलब थोड़ा लाइट मेरा शेड्यूल था एज कम्पेयर टू मेंस। यूपी के बिजनौर की श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप कर अपने परिवार के साथ साथ बिजनौर का नाम रोशन किया। न्यूज स्टेट के साथ बातचीत में टॉपर श्रुति ने अपनी इस जर्नी को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा है। श्रुति जी, कैसा लग रहा है? क्या उम्मीद थी कि आप टॉप कर पाएंगी? उम्मीद थी कि होपफुली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, पर टॉपिंग की उम्मीद नहीं थी, तो काफी प्लेजेंट सरप्राइज है और अच्छा लग रहा है। तैयारी किस तरीके से की थी, क्या सावधानियां बरती थी और किस तरीके से अब ये चीजें निकल कर आई हैं, तो क्या वजह मानती हैं? आई थिंक वही सब जो बोलते हैं लोग करने को, प्रैक्टिस, रिवीजन, सोर्सेज लिमिटेड रखना, अपने नोट्स खुद बनाना और कंसिस्टेंसी रखना, तो आई थिंक उसी ने हेल्प किया। अगर बात की जाए सब्जेक्ट क्या रहा है आपका, किस सब्जेक्ट से आपने तैयारियां की थी? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा था और वही मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, तो वही मैंने इसमें भी किया था। फिलहाल आप जामिया के स्टूडेंट हैं, क्या कॉलेज बैकग्राउंड रहा है और किस स्कूल से आपने पढ़ाई की है? मैं सरदार पटेल विद्यालय स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी। जेएनयू में मैं कुछ समय रही थी अपने एमए के लिए, पर अब मैं फिर जामिया में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी आईएएस प्रिपरेशन के लिए आ गई थी। किसको प्रेरणा मानती हैं आप? मेरे पेरेंट्स डेफिनेटली, माय मदर, माय नानी, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स एंड हु हैव इंस्पायर्ड मी, तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। श्रुति शर्मा ने जैसा कि कहा कि जिस तरीके से उन्होंने टॉप किया है, लड़कियों के लिए प्रेरणा है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आने वाली हैं ये, और बिजनौर में इन्होंने कहा है कि जो भी योगदान दे पाएंगे पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया, लेकिन बरसात के बाद कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं जलभराव भी देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां नोएडा सेक्टर 18 में आंधी की वजह से रिक्शा चालक पर टीन शेड गिर गया। लोगों की मदद से टीन शेड को हटाया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में तेज हवाओं ने पेड़ को धराशायी कर दिया। नोएडा में मौसम ने ऐसी करवट ली कि मुसाफिरों को घंटों जाम में लगा रहना पड़ा। बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह का बनारस ट्रांसफर हो गया है और एसएसपी को विदाई देने किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। चांदी का मुकुट और पगड़ी पहनाकर एसएसपी को सम्मानित किया गया और उसके बाद एसएसपी के सम्मान में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह को बतौर एसीबी बनारस ट्रांसफर किया गया है। संतोष कुमार सिंह बुलंदशहर में 2 साल 9 महीने बतौर एसएसपी तैनात रहे। देवरिया के जिला अस्पताल में दिव्यांग कार्यालय में घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी पैसा लेते हुए दिख रहा है। वायरल वीडियो की पड़ताल में यह देवरिया के जिला अस्पताल के दिव्यांग कार्यालय का निकला। एक दिव्यांग से सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पैसा लेते हुए नजर आ रहा है। इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। शिकायत के बाद सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक को भेजकर मामले की जांच कराई और भरोसा दिया कि पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रकरण कुछ लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। हमारे के यहाँ जगह सीएमओ कार्यालय के कर्मचारियों को बोर्ड, विकलांग बोर्ड चलाने के लिए दिया गया है। इस संदर्भ में हम लोग सीएमओ स्तर से बात करके जो भी कार्रवाई इस कृत्य में संलिप्त होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो खबर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।